हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े क्वेश्चन नंबर 8.3 को करने के बाद अब हम 8.4 की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि हो सकता है कि यह आपका लास्ट सेशन हो, लेकिन डेफिनेटली ये आपका अब लास्ट सेशन होगा और इसमें 8.4 और 8.5 दो क्वेश्चन बचे हुए, इनको फिनिश अब हम करेंगे। तो आपने देखा होगा ब्रांच में तकरीबन हमने नियर अबाउट 80 to 90 क्वेश्चंस करे हैं, वो भी इन क्लास, करेक्ट। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे नहीं कराया जा सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एन इंडियन कंपनी मून स्टार लिमिटेड हैज़ ए ब्रांच एट वर्जीनिया। तो इंडियन कंपनी है और उसकी ब्रांच जो है वो वर्जीनिया यूएसए में है। तो ऑफकोर्स ये फॉरेन ब्रांच का केस है और इस केस में आगे कहता है ब्रांच इज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कुछ ना लिखा हो इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल तो हम हमेशा मान करके चलेंगे कि इंटीग्रल है, लेकिन इस केस में उसने लिखा हुआ है कि ये नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है। मैंने बताया था नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का मतलब है जो ब्रांच है उसकी एक्टिविटी, जो हेड ऑफिस की एक्टिविटीज़ हैं उनसे हट करके है। आगे कहते हैं ऑन 31st of March 2022 द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच की जो बैलेंसेज हैं वो डॉलर्स में हैं, ब्रांच क्योंकि यूएसए में है। तो आपने देखा कि ब्रांच का ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने बना हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, स्टॉक है, परचेजेस हैं, उसके अलावा सेल्स हैं, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। मैंने बताया गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें नीचे गिवन होगी। आगे उसने लिखा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बाद हेड ऑफिस अकाउंट, और हेड ऑफिस का जो अकाउंट है मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ब्रांच में उसका अधिकतर क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ डॉलर ब्रांच कह रही है कि हमने हेड ऑफिस को $45,600 देने हैं। उसके बाद डेटर्स का बैलेंस है 9,600, फिर 6,800, फिर 2,400 कैश एट बैंक है और ये टोटल आपको गिवन है। अब नीचे इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है उसमें कह रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग $400 है। फिर कह रहा है कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। अब उसने नीचे लिखा कि हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच फॉर, ये जो डैश लिखा है ना ये रुपीज़ है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो जो वो रुपी टर्म होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो डैश लिखा हुआ है ये रुपीज़ है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो सामान भेजा वो 15,80,000 का भेजा है। तो ये 15,80,000 का जो सामान है, तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो इसका मतलब ये जो रुपी वैल्यू है $32,000 जो है उसकी रुपी वैल्यू 15,80,000 की है। इसी तरह से वो कहता है हेड ऑफिस बुक्स हैव शोन एन अमाउंट ऑफ ₹20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। ये पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये दो आइटम ऐसे होते हैं, एक तो गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस और दूसरा जो ये हेड ऑफिस का अकाउंट है। इन दो आइटम को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन होती है। ये जो $45,600 है, ब्रांच कह रही है कि हमने $45,600 आपको देने हैं। ये ब्रांच कह रही है $45,600 और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मानी जाएगी 20,50,000, क्योंकि हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 20,50,000 लेने हैं और ब्रांच कह रही है कि डॉलर्स में हमने आपको $45,600 देने हैं। इज इट क्लियर टू यू? और इसी तरह मैं आपको बता रहा था ये जो 32,000 है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है 32,000 की वो 15,80,000 की है, 15,80,000। इज इट क्लियर टू यू? ये जो वैल्यू गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच के पास वो डॉलर इतने का है। स्टॉक ऑन 31st of March 2022 वॉज $21,500। अब इस क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया हुआ है, देखो जो हमारा करंट ईयर है, पहले मैं आपको बता दूं करंट ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म 31st March 2022 को हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कई बार इस लाइन को देख करके बच्चों को लगेगा शायद ये मिस प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है 1/4/2020 को या 1/4/2020, इसका मतलब ये लास्ट ईयर की डेट है, बल्कि लास्ट ईयर की बिगनिंग की डेट है। वो कह रहे हैं 1/4/2020 को हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करे। फिक्स्ड एसेट वर परचेज, द रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज 43 पर डॉलर। इसका मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट है ब्रांच के पास जितने भी फिक्स्ड एसेट है वो फिक्स्ड एसेट इस डेट को परचेज करे गए 1/4/2020 को। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इज इट क्लियर? नंबर 1, आपको याद होगा इंटीग्रल ब्रांचेस के केस में मैंने आपको बताया था, इंटीग्रल ब्रांचेस के केस में, इन केस ऑफ इंटीग्रल ब्रांचेस
मैंने बताया था इंटीग्रल ब्रांचेस के केस में जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनको हम जो कन्वर्ट करते हैं उस रेट से करते हैं जिस रेट को जिस दिन हमने ये फिक्स्ड एसेट एक्वायर करे होते हैं। अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती, लेकिन ये इंटीग्रल ब्रांच है नहीं, ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती तो फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए 1/4/2020 को जो रेट चल रहा है ₹43, मैं 43 रुपीज़ के हिसाब से इनको कन्वर्ट करता, ₹43 के हिसाब से कन्वर्ट करता अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो केस है नॉन इंटीग्रल का है। अब नॉन इंटीग्रल के केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फिक्स्ड एसेट है जो कन्वर्ट करे जाते हैं वो क्लोजिंग रेट के हिसाब से करे जाते हैं, जो रेट ईयर के एंड में चलेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में ये जो लाइन है ना, इसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस तब होता अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती, लेकिन इस केस में नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। अब उसने हमें नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो बिगनिंग है, बिगनिंग की डेट को रेट ऑफ एक्सचेंज जो है $1.47 के बराबर है, और कह रहा है ईयर के एंड में डॉलर जो है वो ₹50 के बराबर है, ईयर के एंड में डॉलर ₹50 के बराबर है, और कह रहा है एवरेज रेट जो है पूरे साल का जो एवरेज रेट तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो 45 एवरेज रेट है। ये तुम्हें 3 रेट इस क्वेश्चन में गिवन है। आगे कह रहा है प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट गिवन। तो उसने बोला कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना तो है और जितनी भी ये एडजस्टमेंट है उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना है, और उनको आपने डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट कर करके ट्रायल बैलेंस बनाना है। ऑफ कोर्स वो हम बनाएंगे, और कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में। ये काम हमें करना है। तो इस काम को करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, खासतौर से अब इतने क्वेश्चन जब हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको प्रॉपर तरीके से को करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन की एक शीट मैंने अपने पास पहले रख ली है ताकि मुझे बार बार पीछे की तरफ फ्लिप ना करना पड़े। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, फॉरेन ब्रांचेस में से ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन जो हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कर देते हैं। 8.4 है, तो 8.4 हाँ मैं बता रहा था फॉरेन ब्रांचेस में से बेसिकली देखने में ये आया है कि क्वेश्चन जब लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं तो एटलीस्ट वो 14 से 15 मार्क्स के आए हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब हमारा सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? पहला स्टेप नंबर 1, पहले तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस की जो बुक्स हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आप इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस भी लिख सकते हैं, या जो हेड ऑफिस का नाम है इस केस में मून स्टार लिमिटेड है, इन द बुक्स ऑफ मून स्टार लिमिटेड मैंने लिख दिया, मून स्टार लिमिटेड, मून स्टार लिमिटेड। तो मून स्टार लिमिटेड जो कि बेसिकली हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की बुक्स में अब हमने क्या करा, पहला काम हमने क्या करना है कि जो ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो इन दी बुक्स ऑफ मून लिमिटेड हमने बनाया ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस। अब ब्रांच ऑफिस का ट्रायल बैलेंस मैंने इसमें बनाया, ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस इन रुपी, हमने रुपी में इसको बनाया। इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो तो हमें डॉलर्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस कॉलम में मैंने डिटेल्स लिखा, डिटेल्स की जगह आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिखा, डिटेल्स का मतलब है मैं वो तमाम आइटम लिखूंगा, फिर उनका मैं अमाउंट लिखूंगा, जो भी उनका अमाउंट गिवन होगा उस अमाउंट को मैं लिखूंगा नंबर 1। और अमाउंट बिकॉज मुझे डॉलर्स में दिया हुआ है, अमाउंट इन डॉलर्स, अमाउंट तो मुझे डॉलर्स में दिया हुआ है। अब उसको मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपये से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज रेट इनटू एक्सचेंज रेट। तो जो भी रुपये का एक्सचेंज रेट होगा डॉलर के साथ उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाइड करने के बाद मेरे पास कन्वर्टेड अमाउंट आ जाएगा। अब ये कन्वर्टेड अमाउंट जो मेरे पास आ जाएगा या तो मैं डेबिट में लिखूंगा या मैं क्रेडिट के कॉलम में लिखूंगा, यानी कि ये जो अमाउंट के कॉलम है ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का कॉलम है। इज इट क्लियर टू यू? तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहला आइटम जो है आप देख रहे हो ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है। आराम से पहले आपने ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, मैंने जरा शॉर्ट में लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट OE। अब पहले तो ये देखो कि ब्रांच में कितना लिखा हुआ है, $48,000 का लिखा हुआ है, इजंट इट, $48,000। अब ये $48,000 का लिखा तो है, लेकिन उसने क्वेश्चन में नीचे इंफॉर्मेशन दी थी कि डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्चर।
कहीं रफ में आपने क्या करा, 48,000 का जो ऑफिस इक्विपमेंट है पहले उसका 10% निकाल लिया। 10% निकालने के बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितना बच गया, 43,200, यानी कि डेप्रिसिएशन के बाद की फिगर है। तो मैंने डेप्रिसिएशन के बाद की फिगर यहाँ पर लिखी 43,000, कितना निकला था 43,200। तो 43,200। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। बिकॉज ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती तो मैं इसको 43 से मल्टीप्लाइड करता, क्योंकि इंटीग्रल ब्रांचेस के केस में मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट्स आर कन्वर्टेड एज पर व्हाट वी कॉल एक्सचेंज रेट विच इज प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ परचेज। जिस डेट को मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करा है उस डेट को जो एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, नॉन इंटीग्रल ब्रांच में मुझे क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा। क्लोजिंग रेट मैंने आपको बताया था 50 का है, तो ₹50 से आप इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। जो एक्सचेंज रेट है वो ₹50 है। तो $43,000 को 50 से जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड करने के बाद जो भी फिगर आपकी आ जाएगी, जाहिर है कि ये फिगर सब अब रुपीस में ही आएंगी। समझ में आ गया? तो ये डेबिट के कॉलम में मैंने लिख दी। अब जो ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन आपने यहीं पर लिख दिया। डेप्रिसिएशन मैंने जब कंप्यूट करा था तो 4,800 का डेप्रिसिएशन था, तो 4,800। मैंने आपको बताया है कि फिक्स्ड एसेट पे जो रेट अप्लाई करा गया है वही रेट डेप्रिसिएशन पे भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन को भी कन्वर्ट करने के लिए आप 50 से ही मल्टीप्लाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2,40,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। इसी तरह से अगला आइटम फर्नीचर एंड फिक्सचर है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 3,200 का है। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो ये भी आपने रफ में पहले 3,200 का 10% डेप्रिसिएशन 320 कर लिया। 320 माइनस करने के बाद 2,880 बच गया। तो पहले तो फर्नीचर एंड फिक्सचर आपने यहाँ पर आफ्टर डेप्रिसिएशन 2,880 लिखा, और उसको आप फिर से मल्टीप्लाइड करेंगे 50 से, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है और ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, तो क्लोजिंग रेट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 2,880 को जब मैं 50 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1,44,000 की फिगर आपकी आ जाएगी, और 1,44,000 आप लिख देंगे। फिर फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हमने देखा कि 320 का आया, उसको मैं 50 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये 16,000 की फिगर मैंने यहाँ पर लिख दी। तो इस तरीके से आप इसमें कन्वर्ट करते चले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं माइक की सेटलमेंट कर लूँ। हेलो, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर अगला आइटम है परचेज। अब जहां तक परचेजेस का सवाल है तो परचेजेस आपने पहले तो लिखी परचेजेस। अब परचेजेस का अमाउंट आप लिखेंगे। तो परचेजेस का जब मैंने अमाउंट लिखा, करेक्ट, परचेजेस, तो पहले तो परचेजेस का अमाउंट है कितना, 96,000 है। तो मैं 96,000 लिखूंगा, ये डेबिट साइड का आइटम है। अब परचेजेस रेवेन्यू नेचर का आइटम है। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे उसमें हम कौन सा रेट अप्लाई करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू? तो परचेजेस में आपने जो रेट अप्लाई करा वो एवरेज रेट अप्लाई करा, और एवरेज रेट 45 है। तो 45 आपने लिखा 43,20,000 डेबिट के कॉलम में, 43,20,000। फर्नीचर से पहले एक्चुअली स्टॉक था, मैं भूल गया स्टॉक को, तो मैं स्टॉक लिख देता हूँ। अब स्टॉक है 22,400, और 22,400 स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ओपनिंग रेट से ही मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो ओपनिंग रेट जो है वो 47 का है। पहले तो आप 47 से 22,400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर आपकी 10,52,800 की आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? स्टॉक के बाद फिर आपका नेक्स्ट आइटम है परचेजेस, वो हमने कर लिया। अब है सेल्स। आपको मालूम है कि सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड का आइटम है। अब सेल्स का जो अमाउंट है डेट इज इक्वल टू 1,66,400, काफ़ी लंबा चौड़ा अमाउंट है। सेल्स को भी हम एवरेज रेट से ही मल्टीप्लाइड करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है 45 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज सेल्स क्रेडिट में लिखी जाती हैं तो इसको आप क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 74,88,000। इस तरह से आपने कन्वर्ट करते हुए जाना है। उसके बाद है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच मैंने ऐसे लिख दिया, और ये $32,000 दिया हुआ है। अब जो ये $32,000 दिया हुआ है
इसको मुझे किसी रेट से मल्टीप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कन्वर्टेड अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है। नीचे जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हो, स्पेशली एडजस्टमेंट नंबर 3 को देखो। पहली है सैलरी आउटस्टैंडिंग, फिर है डेप्रिसिएशन, फिर है हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने 15,80,000 के गुड्स ब्रांच को भेजे हैं। तो इसका मतलब ये जो $32,000 हैं, इनकी जो वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, रुपी वैल्यू, वो 15,80,000 की रही होगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ 15,80,000 लिख देंगे। उसके बाद फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब एक्सपेंसेस का अमाउंट जो आपको दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए तो 5,200 रुपीज़ के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो 5,200। अब पहले मैं क्या करूँगा इसमें, क्योंकि उसने नीचे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, पहले मैं एक्सपेंसेस में सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूंगा। यानी कि अब टोटल एक्सपेंसेस, क्योंकि केवल एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए हैं और नीचे उसने सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई है, तो आउटस्टैंडिंग मैंने पहले तो एक्सपेंसेस में ऐड कर दिए। टोटल एक्सपेंसेस 5,600 के हो गए। अब ये 5,600 के जो खर्चे हो गए उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट विल बी इक्वल टू 2,52,000। तो ये 2,52,000 की फिगर आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, 2,52,000। लेकिन आपको मालूम है कि एक्सपेंस एक बार जो आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में होता है, पहले रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड होता है और उसके बाद हम उसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाते हैं। तो अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग अलग से। ट्रायल बैलेंस के अंदर ही हम एडजस्ट कर रहे हैं इसको, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो बेसिकली 400 रुपीज़ की है, ये भूलना नहीं है। अब 400 को, अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी है। जितनी भी लायबिलिटी होती हैं वो क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करी जाती हैं। तो 400 इंटू 50 कर करके जो भी फिगर आ जाएगी उसको आप लिखोगे, लेकिन उसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 20,000। उसके अलावा फिर तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, उसके अलावा जो दिया हुआ एक्सपेंस के बाद फिर लिखा है हेड ऑफिस अकाउंट। अब जो हेड ऑफिस अकाउंट है, हेड ऑफिस अकाउंट, तो हेड ऑफिस अकाउंट ये क्रेडिट साइड का आइटम है 45,600। ब्रांच कह रही है कि हमने इतने डॉलर्स देने हैं, 46,600। मैंने बताया था इसको भी हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। नीचे जो तुम्हें पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, हेड ऑफिस बुक्स हैव शोन एन अमाउंट ऑफ ₹20,50,000। तो इसका मतलब, अब ध्यान ये रखना, ये क्रेडिट का आइटम है, क्रेडिट में लिखा है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो क्रेडिट के कॉलम में ही लिखनी है। तो क्रेडिट के कॉलम में 20,50,000 आप लिख देंगे। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रुपी वैल्यू 20,50,000 है। ब्रांच कह रही है हमने डॉलर्स में इतना देना है, हेड ऑफिस कह रही है हमने रुपी टर्म्स में इतना लेना है, तो हम ये मानेंगे 45,600 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इतनी है। उसके बाद फिर तुम्हें डेटर्स दिया हुआ है और डेटर्स को अब आप लिखेंगे। डेटर्स जो है बैलेंस शीट का आइटम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डेटर्स आपने लिखा। अब जब मैं डेटर्स को लिखूंगा, पहले तो डेटर्स हैं कितने, 9,600 के। अब डेटर्स बैलेंस शीट का आइटम है और इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा 9,600 को, तो ये, और डेटर्स डेबिट साइड का आइटम है, तो डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 4,80,000। डेटर्स के बाद ही फिर तुम्हें क्रेडिटर्स भी गिवन है। अब क्रेडिटर्स जो हैं वो भी बैलेंस शीट का आइटम है और 6,800 दिया हुआ है, तो 6,800 को आपको 50 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो फिगर आएगी वो आपको क्रेडिट में लिखनी होगी 3,40,000। 3,40,000। इज इट क्लियर टू यू? अब इस फिगर को लिखने के बाद लास्ट में तुम्हें कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक। अब जो कैश एंड बैंक है या कैश एट बैंक जो भी दिखा है, कैश एंड बैंक लिखा हुआ है। अब कैश एंड बैंक जो है वो 2,400 है, तो 2,400 को आप पहले तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,400 को, तो डैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ये डेबिट के कॉलम में आपने लिखना है। तो अब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को पहले तो टैली करना है, लास्ट के जो 2 अमाउंट है। अब जब मैं टैली करूँगा तो टैली आप जब करेंगे तो डेबिट साइड का जो टोटल है 103,64,800 रुपीज़ आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? आपका आ जाएगा, नंबर 1।
और जब इधर का आप टोटल करेंगे तो इधर का टोटल आपका 98,000 आएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो इस तरफ आ रही है, तो बैलेंस जब मैं करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 4,66,800 हम लिखेंगे तो सही, और इसको हम लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। ये एक्सचेंज डिफरेंस आ गया नंबर 1। तो पहला काम तो आपका यही होता है कि, और वैसे मैं आपको बताऊं आपके लेवल पे अधिकतर कन्वर्जन तक आएगा, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी पूछते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा भी है, अब आपको ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अब आप बना करके दिखा सकते हैं। ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहले तो मैं फॉर्मेशन खींच लेता हूँ। बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं, इतने में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, और बैलेंस शीट भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? ये तो बैलेंस शीट है और ये ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट, पहले तो अगर चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर दें, जैसे कि पहला आइटम ऑफिस इक्विपमेंट है। आपको मालूम है कि ऑफिस इक्विपमेंट हम कहाँ लिखते हैं? जो ऑफिस इक्विपमेंट है, मैं क्वेश्चन की शीट अपने पास रख लेता हूँ ताकि मैं आइटम वाइज मूव करूँ, ठीक है। अब जो पहला आइटम है ऑफिस इक्विपमेंट, जो आपने कन्वर्ट करा है उसको देखो, अपने ट्रायल बैलेंस को, जो अभी अभी हमने कन्वर्ट करा, मैं बार बार ये ऊपर नीचे नहीं कर सकता, 21,60,000 है। इज इट क्लियर टू यू? तो ऑफिस इक्विपमेंट आपको मालूम है कि हम बैलेंस शीट पे लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया। याद ये रखना है ट्रायल बैलेंस के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो 21,60,000 जो भी ये वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद अगला आइटम है डेप्रिसिएशन। अब ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और वैसे भी मालूम होना चाहिए ये जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने जो कन्वर्ट करा है आफ्टर डेप्रिसिएशन करा है, 43,200 इंटू 50। तो अब जो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग एक ही बार होगी, और वो सिर्फ पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, उसको अब माइनस मत कर देना, क्योंकि ये हम और डेप्रिसिएशन तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस में। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट अब आप लिख देंगे 2,40,000। बस लास्ट के दो कॉलम को देखते जाओ। उसके बाद अगला आइटम फर्नीचर एंड फिक्चर है। तो फर्नीचर एंड फिक्चर आप यहाँ पर लिख दें पहले, फर्नीचर एंड फिक्चर 2,40,000 कितना है, फर्नीचर एंड फिक्चर जो है 1,44,000 है। तो 1,44,000 याद रखो, ये 1,44,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन है। अब फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मैंने कहा ट्रायल बैलेंस की जो पोस्टिंग होती है उसकी हम एक ही बार पोस्टिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर 2,880 इंटू 50 डेट इज इक्वल टू 1 लाख, डेट इज इक्वल टू 16,000, सॉरी 320 इंटू 50, 16,000 करेक्ट। उसके बाद अगला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। अब आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक मुझे कहाँ लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया यहाँ पर 22,400 इंटू 47 डेट इज इक्वल टू 10,52,800। ये फिगर हमने यहाँ लिखी है 10,52,800, ठीक है। उसके बाद परचेजेस हैं, और परचेजेस अगला आइटम आप देख रहे हो परचेजेस है, और परचेजेस जो हैं इंडियन करेंसी में 96,000 इंटू 45 करके 43,20,000 वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर परचेजेस के बाद आप देखें अगला आइटम सेल्स है, और सेल्स को जब आपने कन्वर्ट करा था तो कन्वर्ट करके जो वैल्यू आई थी 74,88,000 की आई है, 74,88,000। उसके अलावा फिर गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस है, तो गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस हम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 15,80,000, तो 15,80,000 आपने लिख दिया। उसके बाद फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और एक्सपेंसेस जो हैं आप यहाँ पर लिखेंगे 2,52,000 के। अब एक्सपेंसेस 2,52,000 के आपने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है
वो आप अपनी लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग डेट इज 20,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000 आपने अपनी लाइबिलिटी साइड में लिख दी। फिर डेटर्स का बैलेंस है, डेटर्स जाहिर है कि आप अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे और डेटर्स का जो बैलेंस आ रहा है वो 4,80,000 का आ रहा है। 4,80,000 को लिखने के बाद फिर क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स आप 3,40,000 अपनी लाइबिलिटी साइड की तरफ लिखेंगे। उसके बाद फिर कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक भी आपने लिख दिया, कैश एंड बैंक, इनफैक्ट कैश एंड बैंक दिया हुआ है और 1,20,000 का है, 1,20,000। फिर उसके बाद इसमें आइटम रह गया हेड ऑफिस अकाउंट। अब जो हेड ऑफिस अकाउंट है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। पहले तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, इसका मतलब इतना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है और ये जो अमाउंट है 20,50,000 है, 20,50,000 इंडियन करेंसी में ब्रांच ने इतना पैसा हेड ऑफिस को देना है, ये लायबिलिटी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो अब इंफॉर्मेशन तो सारी खत्म हो गई है। अब मुझे यहाँ पर पहला काम तो क्लोजिंग स्टॉक का करना है। क्लोजिंग स्टॉक, अब जब मैं क्लोजिंग स्टॉक करूँगा तो नीचे उसने हमें दिया हुआ है, आप नीचे अपनी इंफॉर्मेशन में देखेंगे 4th या 5th में कि क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास पड़ा हुआ है वो $21,500 का है। अब इसको इंडियन करेंसी में करने के लिए क्लोजिंग रेट से ₹50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 10,75,000। अब जो ये 10,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पर लिखेंगे 10,75,000, 10,75,000 ये आपने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? क्लोजिंग स्टॉक को लिखने के बाद जाहिर है कि अब हम इसको टैली करने की कोशिश करेंगे। अब टैली करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में जो आ जाएगा इंडियन करेंसी में, डेट इज इनके हिसाब से 16,10,200। मेरे पास नेट आंसर्स मौजूद हैं, करेक्ट, 16,10,800। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन आप चेक कर करके लिखना, 16,10,200 ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखूंगा तो उसके बाद आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखना भूलना नहीं है। अब जब नेट प्रॉफिट आप लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका जो आ जाएगा, नेट प्रॉफिट विल बी 11,02,200 आना चाहिए और आ रहा है। तो 11,02,200 का नेट प्रॉफिट तो आपका आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अब जो नेट प्रॉफिट होता है, मैंने आपको कई बार कहा है कि ये नेट प्रॉफिट है तो ब्रांच का, लेकिन ये इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, इसलिए हेड ऑफिस के अकाउंट के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट हम जब ऐड करेंगे जो कि 11,02,200 का है, तो ऐड करने के बाद फिर आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 23,28,200। बहुत ही सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और लास्ट आइटम जो आपने यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाया, चेक कर लेना चाहिए, आपने सारी चीज़ें इसकी फिक्सअप कर ली हैं, सारी कर ली हैं, लेकिन अभी तक एक्सचेंज डिफरेंस हमने नहीं करा है। ये इंटीग्रल ब्रांच नहीं है। अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती तो वैसे ये गेन है, क्योंकि मेरी डेबिट साइड यहाँ देखो, मैंने कहा ट्रायल के अंदर तुम्हारा डेबिट का बड़ा होना फ़ायदेमंद है, इसका मतलब तुम्हारी एसेट्स ज़्यादा वगैरह हैं, तो इसलिए ये बेसिकली गेन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे ये गेन है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती तो मैं इस गेन को यहाँ पर लिख देता P&L अकाउंट में। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन मैंने बताया था नॉन इंटीग्रल के केस में जो ये गेन होता है, इसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते हैं, FCTCR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और बिकॉज इसमें ये जो बैलेंस है ये गेन का अमाउंट है, तो इसको मैं अपनी लाइबिलिटी साइड पे लिखूंगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR। तो ये जो गेन आ गया था आपका 4,66,800, 4,66,800 ही था ना, हाँ। उसके बाद अब आप इसको टोटल करेंगे तो 39,79,000, 39,79,000 आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है।
इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन आपका और रहता है, तो उस क्वेश्चन को भी फिर हम देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, लेट्स हैव ए लुक ओवर देयर। क्वेश्चन तो वैसे सारे सॉल्व हैं, आप नोट नहीं भी कर रहे तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो कहता है, इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि On 31st December 2020, the following balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York. अब ये चेन्नई ब्रांच है और चेन्नई ब्रांच का जो चेन्नई ब्रांच है और चेन्नई ब्रांच का तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया है। पहले तो कह रहा है on 31st December following balances appeared in चेन्नई branch of an English firm. इसका मतलब इंग्लिश फर्म का मतलब जो हेड ऑफिस है वो तो इंग्लैंड में है या बाहर है, लेकिन ब्रांच जो है वो इंडिया में है। ब्रांच अब की बार इंडिया में है, समझ में आया। अब इंडिया में है तो ब्रांच ने तो अपनी अकाउंटिंग जो करी होगी वो रुपीस में करी होगी, इसलिए रुपीस में ये फिगर है। अब की बार तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा। अब की बार आपने रुपीस को, ब्रांच उसने यहाँ दिया हुआ है न्यूयॉर्क में है, तो इसका मतलब हेड ऑफिस जो है वो डॉलर्स में है, तो रुपीस को आपने डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,34,000। देखो, इससे पहले अभी पिछले क्वेश्चन में जब ब्रांच का अमाउंट डॉलर्स में था तो उसको रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सचेंज रेट रुपी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब वो रुपी में अमाउंट कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, फिगर्स रुपीस में दी हुई हैं, ध्यान ये रखना है, और हमने इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब तुम्हें फिगर्स रुपीस में दी होंगी और डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में आप डिवाइड करेंगे एक्सचेंज रेट से। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस केस में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद परचेजेस एंड सेल्स की फिगर आपको गिवन है, परचेजेस एंड सेल्स। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की फिगर्स भी गिवन है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की फिगर्स भी गिवन है। और उसके बाद फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, और फिर फर्नीचर आपको दिया हुआ है। उसके बाद बैंक अकाउंट दिया हुआ है और फिर न्यूयॉर्क अकाउंट दिया है। यानी कि ब्रांच ये कह रही है कि हमने अपने हेड ऑफिस को पैसे देने हैं और इन टर्म्स ऑफ रुपी 5,99,150 रुपीज़ देने हैं। ब्रांच हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है। अब नीचे उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ब्रांच के पास 6,37,500 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400 ऑन 31st of December 2020। यानी कि हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से, हेड ऑफिस की बुक्स में मैं कई बार कह चुका हूँ, जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस होता है वो अधिकतर डेबिट बैलेंस ही होता है। तो हेड ऑफिस कह रहा है कि हम, पहले तो क्वेश्चन में नीचे लिखा है कि हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस जो है वो $13,400 का है, 13,400 का। इसका मतलब हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने 13,400 रुपीज़ आपसे लेने हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ब्रांच कह रही है कि हमने आपको इतने पैसे देने हैं। इसका मतलब 5,99,150 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू $13,400 मानी जाएगी। इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। अब उसने यहाँ पर एक चीज़ और करी, वो कह रहा है ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400, और कह रहा है जो फर्नीचर है एंड फर्नीचर अपीयर्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स एट $1,750। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें फर्नीचर की भी कन्वर्टेड वैल्यू दी हुई है। ये जो फर्नीचर तुम्हें यहाँ कहीं दिया हुआ था, ये फर्नीचर 91,000 रुपीज़ का दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी वैल्यू $1,750 की है। इसका मतलब इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है। आपको याद होगा इससे पहले हमने क्वेश्चन भी करे थे एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर, जहां हमने देखा था कभी कभी ब्रांच के एसेट्स जो हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। तो हो सकता है कि ब्रांच का जो फर्नीचर हो उसका अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा हो, और इसीलिए हेड ऑफिस की बुक्स में इसका जो अमाउंट है वो गिवन है। तो इसका मतलब इस केस में फर्नीचर का भी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट अवेलेबल है। इज इट क्लियर टू यू? आगे कह रहा है द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31st December 2019, जो कि लास्ट ईयर का एंड है, इसका मतलब करंट ईयर की बिगनिंग है। तो ओपनिंग रेट 52 है
और कह रहा है क्लोजिंग रेट 31 दिसंबर 2020 को 51 है और एवरेज रेट तुम्हें 50 का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप मुझे क्या करना है, पहले तो वो कहता है कि प्रिपेयर हेड ऑफिस इन द हेड ऑफिस बुक्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच एज्यूमिंग इट एज एन इंटीग्रल ऑपरेशन। तो अब की बार ये इंटीग्रल ऑपरेशन का केस है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पर ये डायरेक्टली बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। अब ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ब्रांच का जो ये बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है ये इन टर्म्स ऑफ रुपी दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि पहले दो कॉलम जो हैं वो रुपी के हैं, पहले दो कॉलम रुपी के हैं, ये रुपी के कॉलम है। अब ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से हम करते हैं। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब की बार हम डिवाइड क्यों करेंगे, मैं लॉजिक एक बार बता देता हूँ। ओपनिंग रेट 52 का मतलब है कि $1 जो है, जस्ट वेट, $1 जो है वो 52 रुपये का है, इसका ये मतलब हो गया। और इस रेट के हिसाब से मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अब ओपनिंग स्टॉक की रुपी वैल्यू 2,34,000 है, ये रुपी के नीचे मैंने रुपी वैल्यू लिखी। अब मुझे इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, 2,34,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 52। तो तुमने देखा अब की बार मुझे एक तरीके से 52 से डिवाइड करना पड़ रहा है। समझ में आया? यानी कि जब हमें उल्टा करना पड़े, एक्चुअली उल्टा सीधा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्टली इसका मतलब है हमें अब की बार रुपी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक्सचेंज रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो 2,34,000 को सबसे पहले तो मैं 52 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर ये कितना है। अगला आइटम परचेजेस है, 15,62,500। अब परचेजेस जो है आपको मालूम है कि ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है और उसने हमें दिया हुआ है कि एवरेज रेट 50 है। तो पहले तो 15,62,500 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा, तो ये वैल्यू डॉलर्स में मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह से 23,43,750 को भी मैं 50 से डिवाइड करूंगा, ये सेल्स है और ये सेल्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह डेटर्स हैं। अब डेटर्स जो हैं उनको क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग रेट जो है वो 51 है, उससे हमने डिवाइड करा तो 15,000 आ गया। 5,10,000 जो है उसको भी आप 51 से डिवाइड करेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स हैं, और ये 10,000 आ गए। डेटर्स और क्रेडिटर्स भी आ गए। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल को भी आप क्लोजिंग रेट से ही करेंगे। 2,04,000 को 51 से डिवाइड करा 4,000, 1,78,500 को भी आप 51 से डिवाइड करेंगे तो 3,500 आ जाएगा। फिर सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को आप जो है डिवाइड करते हैं एवरेज रेट से, तो एवरेज रेट से डिवाइड करने के बाद ये फिगर्स आपके पास आ जाएंगी। अब की बार जो फर्नीचर है हमें किसी रेट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने कहा कि क्वेश्चन में गिवन थी 1750 की। क्वेश्चन में बाकायदा लिखा हुआ था कि फर्नीचर हेड ऑफिस के बुक्स में $1750 पर अपीयर हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया है, जस्ट वेट एक सेकेंड के लिए, बीच में ना कुछ लाइटिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है। चलो ऐसे कर लेते हैं। फिर नीचे बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट जो है बैलेंस शीट का आइटम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जो है और उसको मैं क्लोजिंग रेट 51 से डिवाइड करूंगा तो 11,150 आ जाएगा। और फाइनली न्यूयॉर्क अकाउंट, मैं बता ही चुका हूं कि न्यूयॉर्क अकाउंट जो कि ब्रांच की बुक्स में नज़र आ रहा है, इतने रुपए ब्रांच ने देने हैं और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास अवेलेबल है 13,400, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी था। 13,500 मैंने यहाँ 13,400 ये मैंने आपको मार्क कर करके बताया भी हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? ये इसमें कहानी है क्वेश्चन की। अब जब तुम इसको टैली करोगे तो क्रेडिट साइड अब की बार बड़ी है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग फिगर एक्सचेंज लॉस के रूप में, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर एक्सचेंज लॉस के रूप में आ जाएगी। ये एक्सचेंज लॉस है। इज इट क्लियर टू यू? बस अब ये लास्ट के दो आइटम को देख करके, लास्ट के ये जो दो आइटम है इन दोनों को देख करके आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है।
तो अब अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश फर्म, डेट इज़ न्यूयॉर्क में है आपकी इंग्लिश फर्म, और आप बना रहे हैं चेन्नई ब्रांच प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, लेकिन ये डॉलर्स में बनेगा, इसलिए लास्ट के 2 कॉलम को हमने देखना है। बस लास्ट के 2 कॉलम में जो भी फिगर है वो ट्रायल बैलेंस की, उनकी पोस्टिंग एक ही बार होगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा, परचेजेस डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, डेटर्स और क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बैलेंस शीट में आ जाएंगे, सैलरी और रेंट एंड टैक्सेस P&L अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा, फर्नीचर 1750 बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैंक बैलेंस शीट में आ जाएगा, और ये क्रेडिट साइड में दिया है तो ये बैलेंस शीट की हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। एक्सचेंज लॉस आपको मालूम है ये लॉस है, तो अब की बार मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा P&L अकाउंट में, ये इंटीग्रल ब्रांच का केस है। तो ये ओपनिंग स्टॉक डॉलर्स में लिखा, परचेजेस लिखी और ये सेल्स लिखी, और क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें नीचे दिया हुआ था 6,37,500 का है, उसको 51 क्लोजिंग रेट से डिवाइड करेंगे तो डॉलर्स में ये आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैंने बताया सैलरी, रेंट, टैक्सेस और एक्सचेंज लॉस, और ये नेट प्रॉफिट फिर आपका आ जाएगा। बाकी बैलेंस शीट में फर्नीचर है, क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेड डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है। ऑपोजिट साइड में हेड ऑफिस अकाउंट पहले तो आप लिखेंगे, जो नेट प्रॉफिट निकला डॉलर्स में वो ऐड कर देंगे, तो 30,900, बाकी ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आप लिखेंगे, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को बाकायदा खुद करा जा सकता है, मुझे उम्मीद है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं। अब इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिवली ये चैप्टर फिनिश होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से एग्री करेंगे कि इससे ज़्यादा डीप पेनिट्रेटिव और फॉर्मिडेबल तरीके से शायद ही कोई कराए। तो आप कितना एग्री करते हैं, लेट मी नो आफ्टर इट। तो इस चैप्टर के बाद फिर किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन टाइम टू से गुड बाय।